गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माता आईटीआई सतना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को कई टॉपिक पढ़ा चुका हूं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल वो हो चुकी है, पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन भी हो चुका है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ज्यामितीय रचनाओं की ड्राइंग में मैं आप लोगों को आज बताऊँगा एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, एलिप्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एलिप्स होता क्या है। किसी बिंदु का बिंदु पथ जो एक समतल में इस प्रकार घूमता है कि एक निश्चित बिंदु तथा उसके निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का अनुपात सदैव नियत रहता है, वो आपका कहलाता है एलिप्स। निश्चित बिंदु को नाभि तथा निश्चित रेखा को नियत कहते हैं। इसके बाद हमको एलिप्स में उत्केंद्रता दी होती है, यानी कि इसेंट्रिसिटी। तो देखिए उत्केंद्रता होती क्या है। उत्केंद्रता, इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो उत्केंद्रता क्या होती है कि नाभि से बिंदु की दूरी व नियता से बिंदु की दूरी के अनुपात को हम लोग उत्केंद्रता कहते हैं। इसे ई से निरूपित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ई बराबर नाभि से बिंदु की दूरी बटे नियता से बिंदु की दूरी, नियता से बिंदु की दूरी। ये होता है उत्केंद्रता का सूत्र। ठीक, इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि दीर्घवृत्त में और कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो दीर्घवृत्त की रचना, दीर्घवृत्त की रचना, इसमें हमको सबसे पहली जो विधि आती है वो होती है नाभि एवं स्थिर रेखा विधि। स्थिर रेखा विधि, इसको बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी मेथड। इसेंट्रिसिटी मेथड, ये पहली विधि हो गई। दूसरी है इसी में वृत्तों की चाप विधि। वृत्तों की चाप विधि, इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड। ये दूसरी विधि हो गई। और तीसरी विधि जो है वो है संकेंद्रीय विधि। संकेंद्रीय वृत्त विधि इसको बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ये तीनों विधियां हमको दीर्घवृत्त में पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली विधि। पहली विधि हमारी नाभि एवं स्थिर रेखा विधि। ठीक, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। चलिए इसका क्वेश्चन हमको दिया हुआ क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जबकि उसकी नाभि की
नियता से दूरी 50 mm तथा उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी जो हमको दी हुई है वो है 2/3 है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमको नाभिक की नियता से दूरी, मैंने आपको पहले बताया, नियता को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे और उत्केंद्रता हमारी इसेंट्रिसिटी हो गई। तो जो नाभि है, नाभि को हम फोकस कहेंगे। तो नाभिक की नियता से दूरी हमको 50 mm लेनी है और उत्केंद्रता हमको 2/3 दिया हुआ है। चलिए इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले इसकी रचना करेंगे तो सबसे पहले हमको एक रेखा ले लेनी है इस तरीके से। इसको हम बोल सकते हैं डी डैश बोल सकते हैं। ये हमारी रेखा होगी, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल सकते हो आप, नियता। इसके बीच से हम एक रेखा ले लेंगे जो इसके लंबवत जाएगी, उसको हम नाम दे देंगे ए बी। यहाँ से एक रेखा हम ले लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे ए और बी, ए बी नाम दे देंगे। अब हमको इस ए बी रेखा पर ए से बी की ओर हमको 50 mm की दूरी नाप लेनी है। चलिए हम यहाँ से ए से बी की ओर हम 50 mm की दूरी नाप लेंगे। ये जो हमको 50 mm की दूरी मिली है, यहाँ पर हमको फोकस मिल गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमको ए एफ बराबर जो मिल गया है, यहाँ लिख लेते हैं ए एफ बराबर हमको 50 mm है। इसके बाद ए से एफ के बीच की दूरी को हम 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। ए से एफ के बीच की दूरी को हम 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे तो 10-10 mm के हमारे 5 भाग आ जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पास हमको भी ले लेना है, यहाँ से 3 और यहाँ से दूसरे भाग पे हमको भी ले लेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भी एफ बटे ए भी जो हमको आएगा, भी एफ बटे ए भी जो आएगा वो हो जाएगा, भी से एफ के बीच की दूरी है 2 और ए से भी की दूरी हम ले लेंगे 3, तो ये 2/3 हमको उत्केंद्रता हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भी से एफ के बीच की दूरी हमको 20 mm है। तो यहाँ पास हम भी से भी पॉइंट से हम एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर, उसकी दूरी हमको हो जाएगी 20 mm। ये इसको हम नाम दे सकते हैं ई पॉइंट। अब हमको ए पॉइंट से एक रेखा ऐसी खींचनी है जो ई पॉइंट को टच करती हुई सीधी निकल जाए, टच करती हुई सीधी निकल जाए। तो चलिए इसको खींच देते हैं यहाँ से। ये हमने इस तरीके से खींच दी। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से ये जो रेखाएं दी हुई हैं ए बी रेखा पर हम और कई भाग डिवाइड कर लेंगे और इन भागों के बीच की दूरी हम समान ले सकते हैं और असमान भी ले सकते हैं। चलिए और आगे भाग डिवाइड कर लेते हैं और इन भागों को डिवाइड करने के बाद ये जो सीधी रेखा इन पे खींच देनी है, ऊपर और नीचे टच करती हुई, इस रेखा से टच करती हुई खींचनी है इस तरीके से। सभी रेखाओं को हम इस ऊपर वाली लाइन से टच करते हुए नीचे की ओर खींच देंगे इस प्रकार। याद रखिएगा इन भागों के बीच की दूरी आपको समान या असमान जैसे भी लेना हो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपने कई भाग कर लिए हैं। अब इन भागों को मैं नाम दे देता हूँ। फोकस है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चलिए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो हमको सबसे पहले भी से एफ के बीच की दूरी नाप लेनी है। भी से एफ की दूरी हमको पता है कि
20 mm है, उतनी ही रेखा के हमने ई से ई और बी पॉइंट की जो रेखा है वो है 20 mm। तो हम इसको नापेंगे ई और बी की रेखा को, और फोकस को हम केंद्र लेंगे और इस रेखा पर कट करेंगे, इस रेखा पर हम कट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अगली रेखा को भी नापेंगे, ये इस तरीके से उसकी लंबाई नाप लेंगे। फिर हमको फोकस को केंद्र लेना है और उसी रेखा को हम ऊपर भी और इस तरीके से नीचे भी कट करेंगे। फिर हमको इसी रेखा को नाप लेना है, फोकस को, तो फोकस का कट यहीं लगेगा। इसी प्रकार से हमको नीचे कट लगा देना है। ठीक, बाकी आगे की प्रोसेस भी हम इसी तरह करते जाएंगे। तो चलिए आगे भी इसी तरीके से करते हैं। ये हमने नाप लिया है, फोकस को हम केंद्र लेंगे और इस रेखा पे कट करेंगे ऐसे। इस रेखा को भी हम नापेंगे, फोकस को केंद्र लेंगे और ऊपर और नीचे कट करेंगे। सेम प्रोसेस हम सभी रेखाओं पे यही करेंगे। रेखाओं को नापना है, फोकस को केंद्र लेना है और कट करते जाना है इस प्रकार। जी चलिए इसी प्रकार करते जाते हैं आगे भी। याद रखिएगा आपको फोकस पे रखकर ही कट करना है और उसी रेखा को कट करना है जिस रेखा की आप लंबाई नापेंगे, इस तरीके से। ये भाग शायद आपको और बड़े भी करने पड़ जाएं या आगे तक की और माप लेनी पड़ जाए, तो उसके लिए आपको ले लेनी है माप। फोकस पे रखेंगे आप और कट करते जाएंगे इस तरीके से। ये आपने ले लिया माप, फोकस को केंद्र लेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे। इसको आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस रेखा को आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं, और भी भाग इसमें कर लेंगे, समान भाग इसमें आप और कर लेंगे। आपको जितने आवश्यकता हो उतने भाग आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप कर लेंगे। इस रेखा को भी और आगे बढ़ा लीजिए आप। ये हो गई। ये इस तरीके से आपने कई भाग और कर लिए हैं। चलिए अब इनकी भी हम दूरी नापते जाएंगे और कट करते जाएंगे। अब हमको 7 के बाद हम 8 है, 9, 10, 11 और 12 नंबर हमने ले लिया है। अब हमको 9वीं लाइन की माप लेनी है, फोकस को केंद्र लेना है और उसी लाइन को कट करना है। ये फिर हम अगली लाइन लेंगे 10वीं नंबर की, उसकी दूरी नाप लिए और फोकस को केंद्र लेंगे, उसी लाइन को कट करेंगे, ये इस तरीके से। अब हम आगे वाली लाइन को भी ऐसे ही नाप लेंगे। ये हमने नाप लिया, फोकस को हम केंद्र लेंगे, उस पर कट करेंगे। अब हमको यहाँ पास लास्ट लाइन है, ये हमारी यहीं कटेगी, ये हमारी यहीं आ गई। अब ये जो कट लगे हुए हैं लाइनों पे, हमने ये जो कट लगाए हुए हैं, इन कटों को आपको फ्रेंच कर्व की सहायता से मिला देना है। इन कटों को आपको फ्रेंच कर्व की सहायता से मिला देना है, या फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड भी मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं। इनको आपको ऐसे मिलाना है, ये आप ऐसे इन सबको मिला देंगे इस तरीके से। आप सारे कट्स को आगे की ओर बढ़ाते बढ़ाते आप ऐसे मिला देंगे। लास्ट कट आपका यहीं आया था, तो ये आपका यहीं आ जाएगा, ये ऐसे। ये आपका अर्धवृत्ताकार यानी कि अंडाकार एक आकृति बन जाएगी आपकी।
ये इस तरीके से ये आपने मिला दिया। इसमें आप नाम लिख सकते हैं P1 PF, जो भी पॉइंट्स हैं रेखाएं हैं उनकी माप लिख दीजिए यहाँ पास P6 P7 P8 P9 P10 P11 और P12 आप इस तरीके से। और जो आपने 50 mm की दूरी ले रखी थी उसको भी आप यहाँ ऐसे एक रेखा खींच कर यहाँ पास आप दर्शा सकते हैं। इसको आप नाम दे दीजिए C, और ये हो गई आपकी 50 mm। तो आप देख सकते हैं कि आप इस प्रकार एक दीर्घवृत्त की रचना कर लेते हैं जिसमें आपको केंद्रता 2/3 दी हुई थी और नाभि से स्थित रेखा के बीच की दूरी 50 mm दी हुई थी। ठीक, ये तो हो गई आपकी इसेंट्रिसिटी मेथड। अब हम बात करेंगे अगली मेथड की। अगली मेथड है हमारी वृत्त की चाप विधि। अगली मेथड है हमारी वृत्त की चाप विधि। ये हमारी अगली मेथड, इसको बोलेंगे आर्क ऑफ सर्कल मेथड। आर्क ऑफ सर्कल मेथड ये हो गई हमारी सेकंड विधि है दीर्घवृत्त की। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्वेश्चन दिया नहीं है, तो इसके लिए हमको माप इसकी अपने से मान लेनी है। इसके लिए माप हमको अपने से मान लेनी है। चलिए माप को हम मान लेते हैं। माना दीर्घ अक्ष हमको लेना है और लघु अक्ष लेना है, दो अक्ष लेनी है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष हमको लघु अक्ष से बड़ा लेना है, तो दीर्घ अक्ष हम यहाँ ले लेते हैं 80 mm और लघु अक्ष ले लेते हैं 60 mm। ये हमको माप अपने से ले लेनी है। आप माप कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि आप याद रखिएगा कि दीर्घ अक्ष जो रहेगा आपका वो लघु अक्ष से बड़ा रहेगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दीर्घ अक्ष खींच लेनी है, तो दीर्घ अक्ष हम ले लेते हैं यहाँ पास 80 mm हमको दिया हुआ है। 80 mm का एक दीर्घ अक्ष आप खींच लीजिए। ये हमने खींच लिया है। इसका सेंटर होगा आधा 40 mm पे। अब इसके बाद हमको इसका माप लिख दीजिए, माप A और B मान हो गई इस रेखा की दीर्घ अक्ष की। अब हमको लघु अक्ष लेना है जो इस दीर्घ अक्ष को O बिंदु पर समद्विभाजित करेगा, यानी कि लघु अक्ष 60 है, आप इस पॉइंट से 30 mm ऊपर ले लीजिए और 30 mm नीचे। ये आपने AB रेखा को समद्विभाजित कर दिया। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए C और यहाँ पास आप पॉइंट दे दीजिए D। इस प्रकार आपने लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष ले लिया है। इसके बाद आपको AO की त्रिज्या लेनी है और C को केंद्र मानना है। AO को त्रिज्या लेनी है और C को आपको केंद्र लेना है और AB रेखा पर कट करना है। AB रेखा पे आपको कट करना है। ये इस तरीके से आप त्रिज्या लेकर आपको AB रेखा पे कट करना है। और ये जो कट आपको मिले हुए हैं ये आपके फोकस हैं F1 और F2, ये आपको फोकस मिल गए हैं। अब आपको AB रेखा पर F1 के आगे आप और भाग डिवाइड कर लेंगे। ये भाग आप समान या असमान ले सकते हैं। चलिए आगे इसके डिवाइड कर लेते हैं फोकस के आगे इस तरीके से। ऐसे ही आप यहाँ पास कर सकते हैं। बिंदुओं को नाम दे दीजिए, ये आपने नाम दे दिया। अब आपको A से
1 की दूरी नापनी है, यानी कि त्रिज्या ले लीजिए, ए से 1 की त्रिज्या ले लीजिए और फोकस को केंद्र मानना है और एक कट आपको ऊपर की ओर लगाना है और एक कट नीचे की ओर, इस तरीके से। सेम प्रोसेस आपको आगे भी करनी है, सेम प्रोसेस आपको आगे भी करनी है। इसी तरीके से आप B और A डैश की दूरी नाप लेंगे, 1 डैश की दूरी नाप लेंगे, F2 को केंद्र लेंगे और एक चाप आप ऊपर की ओर लगाएंगे और एक चाप आप नीचे की ओर लगाएंगे, इस तरीके से। फिर आपको A से 2 की दूरी नाप लेनी है, F1 को केंद्र लेंगे, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप आप नीचे की ओर लगाएंगे। इसके बाद B से 2 डैश की दूरी नाप लीजिए, F2 को केंद्र लीजिए और एक कट आप ऊपर की ओर लगाएंगे और एक कट आप नीचे की ओर लगा देंगे। जी, इस तरीके से आपने ये कट्स लगा दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको A से 1 डैश की दूरी नापनी है, A से 1 डैश की दूरी नापनी है, F1 को केंद्र लेना है और यहाँ एक कट लगेगा, यहाँ एक कट लगेगा। फिर F2 को दूरी लेनी है, F2 को केंद्र लेना है, इस रेखा पे एक कट लगेगा और ऐसे ही इस रेखा पे एक कट लगेगा। इसके बाद आपको A से 2 डैश की दूरी आप नाप लेंगे, F1 को केंद्र लेंगे, इस रेखा पे एक कट आएगा, ऐसे ही एक कट आपका इस रेखा पे आएगा। फिर आपको B से 2 की दूरी नाप लेनी है, F2 को केंद्र लेना है और इस रेखा पे एक कट आएगा, एक कट इस रेखा पे आएगा। अब आपको इन कटों को मिला देना है, इन कटों को आपको मिला देना है। फ्रेंच कर्व हो तो अच्छी बात है, नहीं है अगर फ्रेंच कर्व तो आप इनको फ्री हैंड भी मिला सकते हैं, इन सारे कट्स को। तो चलिए मिलाते हैं इनको, ये इस तरीके से आप इनको मिला देंगे। जी, ये आप इनको इस तरीके से मिला देंगे। ये आपने मिला दी। ये देखिए अंडे आकृति का एक आपको डायग्राम मिल जाएगा, यानी कि आपका ये दीर्घवृत्त कंप्लीट हुआ। वृत्त की चाप विधि इसको आप बोलते हैं। ये इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आपको पॉइंट्स देना हो, P1, P2, P3, P4, ये आप नाम यहाँ पास लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ लिख लीजिए P डैश, P1 डैश, P2 डैश, ऐसे ही P3 डैश, P डैश, ऐसे ही आप यहाँ पे इनको दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वृत्त की चाप विधि बना सकते हैं, जिसमें आपको दीर्घच मान लेना था, लघुच मान लेना था, उसकी माप आपको लिख के चापों की सहायता से आप बना लेंगे। ठीक, ये हो गई वृत्त की चाप विधि। चलिए अब अगली विधि जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगली विधि है जो दीर्घवृत्त की, वो है संकेंद्रीय विधि, संकेंद्रीय वृत्त विधि, वृत्त विधि, संकेंद्रीय वृत्त विधि। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक आर्क, कॉन्सेंट्रिक आर्क मेथड। ठीक, ये है आपकी अगली विधि दीर्घवृत्त की। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया नहीं है, तो आपको इसकी भी माप जो है अपने से मान लेनी है। तो चलिए, माना इसमें भी हम 2 अक्ष लेंगे, एक दीर्घ अक्ष और एक लघु अक्ष। तो चलिए, माना दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष इसको आप ले लीजिए 100 mm और लघु अक्ष आप ले लीजिए
लघु अक्ष ले लीजिए आप 80 mm। ये आपको दो अक्ष दिए हुए हैं, इनकी माप लिखी है। एक दीर्घ अक्ष है 100 mm और लघु अक्ष है 80 mm। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 100 mm की आप रेखा ले लीजिए। ठीक, ये आपने 100 mm की एक रेखा ले लिया। आप इसका नाम दे दीजिए ए और बी, ए और बी। अब इस रेखा को आपको समद्विभाजित करके, इस रेखा को समद्विभाजित करके 80 mm की रेखा खींचनी है इस पर लंबवत। ये आपने 80 mm की दूसरी रेखा खींच दी लंबवत। इसको आप नाम दे दीजिए ओ, यहाँ लिख दीजिए सी और यहाँ लिख दीजिए आप डी। ये इस तरीके से आपने लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष जो आपको दिए हुए थे उस हिसाब से आपने रेखाएं ले ली हैं। अब आपको यहाँ पास वृत्त ड्रॉ करना है। ए ओ के बराबर की त्रिज्या ले लीजिए। ए ओ की त्रिज्या लेकर आपको ए बी रेखा पे वृत्त ड्रॉ करना है। ए बी रेखा पे आपको वृत्त ड्रॉ करना है। तो आपने ए ओ की त्रिज्या ले ली है। अब आपको वृत्त ड्रॉ करना है ए बी रेखा पे। ये आपने इस तरीके से वृत्त बना दिया है। ये आप इस तरीके से बना दीजिए इसको। ये आपने बना दिया। इसके बाद आपको सी और डी रेखा को भी सर्कल बनाना है। तो आप इसकी त्रिज्या लीजिए। सी और ओ की त्रिज्या लेकर आपको सर्कल बना देना है। सी और ओ की त्रिज्या लेकर ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिए। तो इस प्रकार आप ये सर्कल ड्रॉ कर दिए। इसके बाद आपको ये सी और डी रेखा को ऊपर वाले सर्कल से मिला देना है। ये इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। इसमें अब आपको 30-30 अंश के भाग कर लेने हैं। 8 भाग करने हैं आप। तो चलिए नाप लेते हैं एंगल। यहाँ पास देखिए 30-30 एंगल के आपको नापना है। तो प्रत्येक भाग में आपको 3 एंगल आएंगे, यानी कि आपको प्रत्येक इसमें जो है 3 एंगल निकालने हैं प्रत्येक भाग में। इस तरीके से आपने कर लिए। इसी प्रकार से आप नीचे वाले भाग में भी निकाल लेंगे 30, 60 और 90, 60, 30। अब आपको इन एंगल से होती हुई रेखाएं मिला देनी है जो कि केंद्र ओ से होती हुई जाएंगी। यहाँ से आपको इस तरीके से मिला देनी है। ये आपको सारी जो एंगल्स आपने नापे हैं उनको आपको इस तरीके से मिला देना है। ये आपने मिला दिया। ठीक, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको प्रत्येक भाग में 3-3 एंगल्स निकल आए हैं। इसमें से आपको 12 भाग हो गए। चलिए इनके आप नाम लिख देते हैं हम। पॉइंट्स के नाम लिख दीजिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपको हो गया 12। ये आपने इतना ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको ए ओ के ए बी रेखा पर आप इसके समानांतर आपको ए बी रेखा के आपको समानांतर ए और 5 से कि जहाँ से पॉइंट्स निकल रहे हैं वहाँ से आपको सीधी रेखा ऐसे खींचनी है, एक यहाँ खींचनी है। ठीक इसी के समानांतर आपको आगे 2 और 4 रेखा पे भी ऐसी पॉइंट खींचनी है। ये इस तरीके से आप समानांतर रेखा खींच देंगे। इसके बाद आपको इस सी और डी रेखा के समानांतर आप ऐसे ही रेखा खींच देंगे। ये जो 4 से निकलती हुई ये इधर आएगी
और ये आगे आप बढ़ाते हुए इसको फिफ्थ से भी ऐसे निकाल लेंगे, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसके बाद फिर आपको 1 और 2 रेखा में भी आपको इसी तरह पैरेलल खींच देना है। ये इस तरीके से आपने खींच दिया। इसके बाद आपको इसमें भी इस तरीके से आपको खींच देना। तो ये देखिए आप, ये दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, वहाँ आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप नीचे भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। ये आपने ले लिया यहाँ से, इसी के पैरेलल आपको यहाँ से और यहाँ से भी दोनों पॉइंट से रेखाएं खींचनी हैं। इस तरीके से आपने खींच दिया। इसके बाद आपको सी और डी रेखा के पैरेलल भी रेखाएं खींच देनी है। ये आपने 10 से ऐसे खींच देनी है और 11 से भी आपको इस तरीके से खींच देनी है। सेम प्रोसेस आपको आगे भी करनी है। सेम प्रोसेस आपको इसी तरह 8 नंबर पॉइंट्स पे और 7 नंबर पॉइंट्स पे भी करनी है। ये आपने कर दिया। अब आप देखिए, ये जहाँ आपको ये एक दूसरे के पॉइंट्स जो मिले हैं वो एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ से होते हुए आपको दीर्घवृत्त बना देना है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये आप फ्रेंच कर्व से या फिर फ्री हैंड इनको मिला देंगे। फ्रेंच कर्व है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है आपके पास तो आप इनको फ्री हैंड करके मिला दीजिए पॉइंट्स को। इस प्रकार ये आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा। ये इस तरीके से मिला देंगे आप सभी को। इसी तरीके से आप नीचे वाले को भी पॉइंट्स को भी मिला दें। जी आप ऐसे इसको मिला दीजिए। ये आपका इस प्रकार से आप इसमें नाम दे दें। पॉइंट्स में जो बने हुए हैं उनको आप नंबर्स के द्वारा लिख सकते हैं। P1, P5, P6, P7, P8, P9, 10, 11 और ये आप हो गया P12। इस प्रकार आप ये दीर्घवृत्त बना सकते हैं। तो मैंने आपको दीर्घवृत्त की तीनों विधियों के बारे में बता दिया है। जो पहली थी नाभि एवं स्थिर रेखा, दूसरी थी वृत्त की चाप विधि और तीसरी थी सकेंद्री वृत्त विधि। अब आपको मैं अगली क्लास में परवलय की विधियों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।